हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र सामान्य भूगोल में आज हम करेंगे सॉइल को। और पार्ट 13 है ये। मैंने पार्ट इसलिए डाला ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा वीडियो देख रखा है, कौन सा नहीं देखा हुआ है। सीरियल वाइज आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएं। तो ये पार्ट 13 है सॉइल, जिसमें हम करेंगे। और आपको पता होगा यूपीएससी, पीसीएस और अदर जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, आरओ एआरओ के एग्जाम में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है ये। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं या आएंगे यहीं से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। आप देख लीजिए, अगर आप एग्जाम दिए होंगे कभी या घटना चक्र को कभी दे करके एग्जाम दिया होगा तो आपको ही पता होगा। और सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं घटना चक्र को। बिना घटना चक्र करे बहुत ही कम लोग मतलब कर पाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ही हैं इसमें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगी कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिट्टियाँ मतलब सॉइल में आज हम करेंगे इसको। तो चलिए करते हैं। तो सॉइल में आज पहले करेंगे काली मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को। काली मिट्टी को रेगूर, कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेगूर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर अंकुचित दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है। इसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के लिए कारण कारण निर्मित होती है? तो होती है रेगुर मतलब काली मिट्टी। तो भारत के रेगुर मिट्टियां का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। स्थान आप याद कर लीजिएगा। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो वह हुई है विदरी मतलब फिसर ज्वालामुखी चट्टान से। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का नाम है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र में है। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम में से भी जानी जाती है? तो जानी जाती है रेगुर मिट्टी के नाम से। देखिए आरओ एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कथन कारण है, दक्षिण ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियां काली होती हैं और कारण है इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो ह्यूमस इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। हाँ, ये क्या है? दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती है। ये सही है, सी ऑप्शन सही है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है रेगुर मिट्टी। और यहाँ कथन कारण दिए, काली मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त है। सही बात है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। ये थोड़ा वो है, ह्यूमस नहीं पाया जाएगा, जैव मात्रा कहाँ से पाई जाएगी? तो ये सही, आर गलत है। तो अब दूसरा है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए मतलब कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो ये सही है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी गलत है। तो केवल ए सही है, आर गलत है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? मतलब स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? कपास या काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त होती है? तो वह होती है काली मिट्टी। अगला है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। लावा पाई जाती है मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक रख सकती है। और कौन सी मिट्टी है? तो वो बात कर रहे हैं इसकी काली मिट्टी की। और झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते। सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता उच्च होती है। करने की क्षमता उच्च क्षमता होती है। और काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो है डी वाला गलत है, बाकी सही है।
तो लैटेराइट करते हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में। तो लैटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम 1905 में बुकानन द्वारा किया गया। इसका लैटिन भाषा के शब्द लैटर से बना मतलब लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। भीगने पर ये मिट्टियां मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र विच्छालन के कारण क्रिया के फलस्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। भारत में लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो लैटेराइट मिट्टियां आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटाश, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भागों में, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार, पूर्वोत्तर मेघालय, उत्तरी भाग, पश्चिम घाट एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ये मिट्टी भारत में 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है और इसके बाद महाराष्ट्र में है। लेटेराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्यता संबंध पाया जाता है। इस मिट्टियों के निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती हैं। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वे साधारण लाल रंग की होती हैं, सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास की समृद्ध होती हैं, ये गलत है। उनका स्थान राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी गलत है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। तो 1-3-1-4 सही है। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियां सामान्यतः लौह एवं एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर? केरल, महाराष्ट्र और मेघालय में पाया जाता है। यह प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टियां होती हैं, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, चाय, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की खेती होती है। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लैटेराइट मृदा समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल और असम और उड़ीसा में पाई जाती है। ये गलत है, ये सही है। आपको इसको पहले बताया गया कहाँ पाई जाती है। तो लैटेराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है, मतलब जहाँ पर बारिश बहुत होती है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र उपक्षालन क्रिया के फलस्वरूप लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इनमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर, पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला कथन कारण देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला प्रकार की होती है। तो ये जो है दोनों कथन, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का कितना था? ये सही है। क्यों गलत है ये देख लीजिए। लैटेराइट मृदा भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अपक्षालन से निर्मित होती है। भारत के केरल, तमिलनाडु, छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर एवं पूर्वोत्तर मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस कारण कथन आर सही नहीं है। लैटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ? मिलती है महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टियों का प्रधान है मालाबार तटीय प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। लैटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो वह होता जा रहा है लैटेराइट। अब देख लेते हैं दोमट व जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, मतलब जो मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एलुवियल सॉयल देश के 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। मिट्टी पंजाब में से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटी में फैली है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इसका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच गठन रतेली गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त होती हैं।
जिनकी मदद से इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी 40% बालू और 40% मृतिका कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इनमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। जलोढ़ मिट्टियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? खादर। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। दूसरा क्या है? प्राचीन जलोढ़ है बांगर। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से बहुत दूर कुछ दूर ऊंचाई पर होती है। मिट्टी का रंग गहरा रक्ताभ भूरा पाया जाता है। इसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवड़ी और झारी प्रस्फुटन के कारण रेत का जमाव मिलता है। मिट्टी कम उर्वर और इसमें नियमित उर्वरता की आवश्यकता होती है। भाबर की बात करें तो शिवालिका के गिरिपदी क्षेत्र में जलोढ़ एवं पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है। इसे भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ के राढ़ नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये मिट्टी भारत के भूभाग का लगभग 14% पाया जाता है और इसे मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये सही है। और मिट्टी त्रे, थूर, सोपन नामों से भी जानी जाती है, तो ये नहीं है। ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेत, धूर, चौपन और ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो वह है जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी। तो सब भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कछारी मिट्टी का है। कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। लगभग 33% पाई जाती है, 33.5%। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी का। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो वह बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो होती है बलुई दोमट की। दोमट मतलब लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो मिलता है सभी प्रकार के कण। तो मिट्टी में विविध को कर लेते हैं। भारतीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार लाल मिट्टी मतलब रेड सॉइल भारत के लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित है। लाल मृदा का निर्माण जलवायु की परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रविदा और कायांतरित सेलों के विघटन तथा वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप से यह पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी माउंटेन सॉइल की बात करें, हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 से 3000 की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। मिट्टियां छिछली और परिपक्व होती हैं। इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। यह मिट्टियां हल्की अम्लीय होती हैं और मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु दबाव में पाया जाता है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त होती है। इसमें जैव पदार्थों नाइट्रोजन की कमी होती है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फा ड्राई बीन्स, गार्बेज बीन्स और मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। क्वेश्चन कर लेते हैं। जलोढ़ जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ उत्तर प्रदेश में, और ये काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी जो होती है लाल मिट्टी राजस्थान में, और मरुस्थली जो होती है मरुस्थली मिट्टी राजस्थान, और मरुस्थली मिट्टी राजस्थान रेडी फोर, और ये जो होता है कौन सी थी, काली महाराष्ट्र हो गया, लाल जो हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर है जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय राजस्थान। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो वो होती है कैल्शियम की।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो कौन सी फसल है? मटर की फसल है। दलहनी फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द। अतः विकल्प डी राइट। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की फसल उगाई जाती है, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इस मिट्टी का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी आई है वह कौन सी है? वह जस्ता है। कथन एवं कारण: हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। करेवास मृत्तिका को जाफरान मतलब केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में, हिमालय में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो मिलता है चिकनी मिट्टी में। और निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? तो वह होता है मृत्तिका का। अब अम्लीय एवं क्षारीय मृदा को देखते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में करें तो अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को, पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को रिप्रेजेंट करता है। अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय मृदा समान फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। समान फसलें उगाने वाली मृदा का पीएच होता है 6 से 7 के मध्य होता है, आवश्यक है। तेजाबी मतलब एसिड मृदाएं अवसादी मतलब सेडिमेंटरी प्रकृति की होती हैं। ये मृदाएं जो होती हैं मिट्टी लेटराइट, लोहमय लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। इनका विकास मुख्यतः भू आकृतिक अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु की अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री की भी अपक्षय जो होती वेदरिंग होती है और क्षारों की लीचिंग काफी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी मतलब एसिडिक मृदा की कृषि योग्य बनाने के लिए समांतर चूने लाइन के प्रयोग किया जाता है। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी की मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिम राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट की जल की भी आवश्यकता रहती है। मिट्टियों में जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात है। लवणीय प्रभावी मतलब साल्ट अफेक्टेड मृदा के लवणीय, क्षारीय एवं तटीय लवणीयता में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र जो होता है उत्तर प्रदेश है, और जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात है। मृदा का लवणीकरण मतलब सलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे कुछ छोटे नमक और खनिजों के उत्पन्न होते हैं। सिंचित भूमि पर लवणीय मतलब सलाइन बिल्डिंग होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती है। क्वेश्चन करते हैं, निम्न कथन ऊसर भूमि के संबंध में है। तो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है। तो ये जो ऑप्शन है दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि इसमें चूने का उपयोग नहीं किया जाता है, जिंक का उपयोग किया जाता है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो वो 6 से 7 तक होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी मतलब एसिडिक सॉइल को कृषि योग्य बनाने के लिए इनके में किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम मतलब चूने का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है किसके? खेतों में जिप्सम के छिड़काव से। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो वह है जिप्सम का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश में इतना पाया जाता है। तो भारत में लवणीता मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। मृदा की लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों के उत्पन्न
होता है और सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह यह कुछ मृदाओं का पारगमन बना देता है। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, तो वह होती है अम्लीय मिट्टी। अब मृदा अपरदन एवं सुधार की बात करें तो इसको भी कर लेते हैं। तो प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब जो मृदा का ऊपर से क्षरण हो जाता है। मृदा अपरदन के कई कारण होते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक पशुचारण, झूम खेती और अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन, संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि मुख्य है। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल एवं यमुना नदियों के उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र इससे शामिल हैं। छोटानागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र है। महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र जो है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख है। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। अवनालिका अपरदन समांतर तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिसे जिसे प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होती है और इसे उत्खात भूमि अस्फलाकृति कहा जाता है। मृदा अपरदन क्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है, जैसे अल्फाल बूंदाघात अपरदन मतलब स्लैश इरोजन, वर्षा की बूंदों में मिट्टी पर आघात से जो छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं उसके पृथक्करण मतलब पृथक्करण के अपवाद या बौछार या बूंदाबांद से अपरदन के नाम पर से जाना जाता है। और सीट इरोजन मतलब जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। और रील इरोजन का होता है जब मिट्टी में छोटे एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं। और गली इरोजन क्या होता है जब रील अपरदन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं। और स्ट्रीम चैनल इरोजन क्या होता है जब जल एक मोटी धारा रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। और सोरघम क्या है, किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी होती है। मृदा संरक्षण संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। और मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता का पोषित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है, तो वह है शिवालिक और पहाड़ियों के पास क्षेत्र में। और निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है, तो वह होता है चंबल की घाटी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है, तो वह है मुरैना में। चंबल घाटी के लौह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस रूप का अपरदन है, तो वह है अवनालिका का। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए, तो सही क्रम है असफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका और अपरदन, ये सही प्रक्रम है। तो कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र से होता है, तो वह है सोरघम के। और कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, तो फसल चक्र है या मिश्रित खेती है, बीज संशोधन है या बहुफसल खेती है, तो ये है सी। फसल चक्र आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सस्यावर्तन, फसलों का हेराफेर या बालू की बाढ़ या वेदिका निर्माण या वायुरोधक, तो ये जो है 1, 3, 4 सही है, बालू की बाढ़ नहीं सही है, तो डी सही है। भारत में मृदा क्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है, तो वेदिका कृषि से या वनोन्मूलन से या फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु से, तो इस दोनों से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, सही है। तो ठीक है, ये रहा कॉल क्लाइमेट। आपको कैसा लगा बताइए जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।